नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर बाल मनोविज्ञान के संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टॉप 50 प्रश्नों को लिया गया है। तो सभी साथी वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फायदा हो सके। जल्दी से सभी साथी जुट जाओ। उसके बाद में अपने शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर 50 प्रश्नों को लिया गया है। तो 50 प्रश्नों में से आप सभी साथी कम से कम 30 प्लस सही करने की कोशिश करें। तो जल्दी से जुड़ जाओ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जल्दी से जुड़ जाओ सभी साथी। तो आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने, शिशु पहला शब्द किस माह में बोलता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है 8 माह की उम्र में, 2 नंबर है 10 माह की उम्र में, 3 नंबर है 12 माह की उम्र में और 4 नंबर है 14 माह की उम्र में। जल्दी से बताएं सभी साथी इसका आंसर क्या होगा कि शिशु पहला शब्द किस माह में बोलता है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शिशु पहला शब्द किस माह में बोलता है? 10 माह की उम्र में बोलता है। उसके बाद में आपके सामने 2 नंबर प्रश्न है कि भाषा के कूटकरण की अवस्था है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शिशुअवस्था, 2 नंबर है बाल्यावस्था, 3 नंबर है किशोरावस्था और 4 नंबर है उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं कि भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा कूटकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। उसके बाद में आपके सामने 3 नंबर प्रश्न है कि विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया माना है। किसने माना है? आपके सामने पहला ऑप्शन है श्रीमती हरलोक ने, 2 नंबर है एरिक्सन ने, 3 नंबर है मैकडूगल ने और 4 नंबर है वाटसन ने। जल्दी से बता दो सभी साथी कि विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया माना है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके सामने प्रश्न आ जाए कि विकास को सतत प्रक्रिया माना है। किसने माना है? बंडूरा एवं स्किनर ने माना है। और ये प्रश्न है कि विकास को सतत एवं धीमी प्रक्रिया माना है। तो इसके अंदर धीमी प्रक्रिया लिखा हुआ है, तो वो किसने माना है? श्रीमती हरलोक ने माना है। उसके बाद में आपके सामने 4 नंबर प्रश्न है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है BF स्किनर का, 2 नंबर है कोलसेनी का, 3 नंबर है श्रीमती हरलोक का और 4 नंबर है वाटसन का। जल्दी से बता दो सभी साथी कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन कोलसेनी का है। उसके बाद में आपके सामने 5 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि थायरॉइड के अनुसार किस आयु औसत का बालक अर्धसंपन्न की अवस्था में रहता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में, 2 नंबर ऑप्शन है 5 से 8 वर्ष की अवस्था में, 3 नंबर है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में और 4 नंबर है 10 से 14 वर्ष की अवस्था में। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। थायरॉइड के अनुसार 3 से 6 वर्ष की अवस्था के बालक जो होते हैं वो अर्धसंपन्न की अवस्था में रहते हैं। उसके बाद में आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है अरस्तु ने, 2 नंबर है एरिक्सन ने, 3 नंबर है मैकडूगल ने और 4 नंबर है वाटसन ने। जल्दी से बताएं सभी साथी। आपके सामने प्रश्न है कि सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर 1905 के अंदर किया था। उसके बाद में आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है कि अधिगम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है आपके सामने अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है, 2 नंबर है अधिगम वातावरण की उपज है, 3 नंबर है अधिगम विकास है और 4 नंबर है अधिगम एक नया कार्य है। जल्दी से बता दो सभी साथी इसका आंसर क्या होगा। अधिगम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको कौन सा कथन असत्य
लग रहा है अधिगम के संबंध में, तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम जो दे रखा है 1 नंबर की अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो जो अधिगम के संबंध में कथन है वो असत्य है, क्योंकि अधिगम क्या होती है, अस्वाभाविक प्रक्रिया होती है। उसके बाद में आपके सामने 8 नंबर प्रश्न की अधिगम होता है, कैसा होता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सकारात्मक, 2 नंबर है नकारात्मक, 3 नंबर है दोनों और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि अधिगम होता है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम कैसा होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में होता है, तो 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है कि सूझ कर्मिक तथा क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। सूझ कर्मिक तथा क्रमबद्ध होती है, किसने कहा है। आपके सामने पहला ऑप्शन है कोहेलर, 2 नंबर है वर्दीमर, 3 नंबर है कोपका और 4 नंबर है डंकन। जल्दी से बताएं कि सूझ कर्मिक तथा क्रमबद्ध होती है, किसने कहा है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसने कहा है कि सूझ कर्मिक तथा क्रमबद्ध होती है, तो डंकन ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 10 नंबर प्रश्न की अधिगम के संकलन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है रॉबर्ट गेने, 2 नंबर है टोलमैन, 3 नंबर है स्किनर और 4 नंबर है हॉल। जल्दी से बताएं सभी साथी कि अधिगम के संकलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम के संकलन सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट गेने थे। उसके बाद में आपके सामने 11 नंबर प्रश्न की चिन्ह या संकेत अधिगम का सिद्धांत किससे संबंधित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता से, 2 नंबर है व्यवहारवाद से, 3 नंबर है संज्ञानात्मक पूर्णाकार से और 4 नंबर है प्रकार्यवाद से। जल्दी से बताएं सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिन्ह या संकेत अधिगम सिद्धांत का संबंध किससे है, संज्ञानात्मक पूर्णाकार से है। उसके बाद में आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से गेने किससे संबंधित है। आपके सामने पहला ऑप्शन है अधिगम का श्रेणीक्रम, 2 नंबर है ऑप्शन आपके सामने अधिगम के सिद्धांत, 3 नंबर है अधिगम का मूल्यांकन और 4 नंबर है अधिगम का प्रबंधन। जल्दी से बताएं कि निम्न में से गेने किससे संबंधित है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गेने का संबंध किससे है, अधिगम का श्रेणीक्रम से संबंध है, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित है। एक तरफ मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने अपने जो प्रयोगों के अंदर जिन जानवरों को प्रयोग में लिया था उनके बारे में दे रखा है। आपको बताना है कि कौन सा कथन या कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है स्किनर बराबर में दे रखा है चूहा, 2 नंबर ऑप्शन दे रखा है थायरनडाइक बराबर में बिल्ली, 3 नंबर है पावलोव बराबर में कुत्ता और 4 नंबर है कोहेलर बराबर में कबूतर। जल्दी से बताएं कि कौन सा युग्म असत्य है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोहेलर ने अपने प्रयोग के अंदर चिंपाजी सुल्तान नामक चिंपाजी पर प्रयोग किया था, तो इसके अंदर कबूतर लिख रखा है वो सही नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है घटित व्यवहार, 2 नंबर है प्रतिकृत व्यवहार, 3 नंबर है प्रत्यक्ष व्यवहार और 4 नंबर है अप्रत्यक्ष व्यवहार। जल्दी से बताएं सभी साथी कि ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होते हैं उसे कहते हैं। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो प्रतिकृत व्यवहार है वो क्या होता है, ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों द्वारा होता है। उसके बाद में आपके सामने 15 नंबर प्रश्न है कि बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है, कितने घंटे होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 8 घंटे, 2 नंबर है 10 घंटे, 3 नंबर है 5 घंटे और 4 नंबर है 12 घंटे। जल्दी से बता दो सभी साथी, इसका आंसर क्या होगा कि बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद होती है, कितने घंटे होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद कितनी होनी चाहिए, 8 घंटे होनी चाहिए। उसके बाद में आपके सामने
16 नंबर प्रश्न है कि इस ट्रेंग के अनुसार जीवन के किन वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है प्रथम 2 वर्षों में, 2 नंबर ऑप्शन है प्रथम 3 वर्षों में, 3 नंबर है 2 से 5 वर्षों में और 4 नंबर है 5 से 10 वर्षों में। जल्दी से बताइए सभी साथी कि इस ट्रेंग के अनुसार जीवन के किन वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्ट्रेंग के अनुसार प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। उसके बाद में आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है कि बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 10 वर्ष, 2 नंबर है 12 वर्ष, 3 नंबर है 14 वर्ष और 4 नंबर है 16 वर्ष। जल्दी से बताएं कि बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु कितनी मानी गई है। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बालिकाओं की लंबाई अधिकतम कितनी आयु तक होती है, 16 वर्ष तक होती है। उसके बाद में आपके सामने 18 नंबर प्रश्न है कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 6 वर्ष की उम्र तक, 2 नंबर ऑप्शन है 3 वर्ष की उम्र तक, 3 नंबर ऑप्शन है 4 वर्ष की उम्र तक और 5 नंबर है 5 वर्ष की उम्र तक। जल्दी से बताएं कि लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना 6 वर्ष की उम्र तक सीख जाती है। उसके बाद में आपके सामने 19 नंबर प्रश्न है कि किशोरावस्था में पहचान संकट का संपर्क किसने दिया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है श्रीमती हरलोक ने, 2 नंबर है एरिक्सन ने, 3 नंबर है मैकडूगल ने और 4 नंबर है वाटसन ने। जल्दी से बताएं सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये टेट के अंदर पूछा जा चुका है कि किशोरावस्था में पहचान संकट का संपर्क किसने दिया था। तो एरिक्सन ने दिया था। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 20 नंबर प्रश्न है कि जन्म के समय बालक की लंबाई होती है कितनी होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 20 इंच, 2 नंबर है 40 इंच, 3 नंबर ऑप्शन है 30 इंच और 4 नंबर है 10 इंच। जल्दी से बताइए सभी साथी। तो जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है, 20 इंच होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 21 नंबर प्रश्न है कि आत्मसम्मान किस अवस्था की विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है शेषावस्था की, 2 नंबर है बाल्यावस्था की, 3 नंबर है किशोरावस्था की और 4 नंबर है उपरोक्त सभी की। जल्दी से बता दो सभी साथी कि आत्मसम्मान किस अवस्था की विशेषता है। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मसम्मान किशोरावस्था की विशेषता है। उसके बाद में आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि आत्मगौरव किस अवस्था की विशेषता है। आपके सामने ऑप्शन है पहला शेषावस्था की, 2 नंबर है बाल्यावस्था की, 3 नंबर है किशोरावस्था की और 4 नंबर है उपरोक्त सभी की। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आत्मगौरव किस अवस्था की विशेषता है, बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 23 नंबर प्रश्न है कि संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 नंबर ऑप्शन है जन्म से 3 वर्ष तक, 3 नंबर ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष तक और 4 नंबर है जन्म से 10 वर्ष तक। जल्दी से बताइए सभी साथी कि इसका आंसर क्या होगा कि संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेदना एवं ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखने की अवस्था कितनी आयु तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद में आपके सामने 14 नंबर प्रश्न है कि 24 नंबर प्रश्न है कि बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है पेस्टालोजी ने, 2 नंबर है स्टेनले हॉल ने, 3 नंबर है जीन पियाजे ने और 4 नंबर है अरस्तु ने। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था।
तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण पेस्टालोजी ने प्रस्तुत किया था। और बाल अध्ययन का पिता किसे माना जाता है? स्टैनले हॉल को माना जाता है। उसके बाद में आपके सामने 25 नंबर प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बालकों को भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है स्ट्रेंग का, 2 नंबर है BF स्किनर का, 3 नंबर है जीन पियाजे का और 4 नंबर है सिगमंड फ्राइड का। जल्दी से बताइए सभी साथी कि बाल्यावस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, अतः इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें। यह कथन किसका है? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन स्ट्रेंग का है। उसके बाद में आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के आधार पर होता है? जल्दी से बताएं कि किसने कहा है कि काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के आधार पर होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है रोस ने, 2 नंबर है मन ने, 3 नंबर है नन्न ने और 4 नंबर है लोक ने। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रोस ने कहा है कि काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के आधार पर होता है। उसके बाद में आपके सामने 27 नंबर प्रश्न है कि कल्पना का विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है और अब की बार ये टॉपिक भी जुड़ा है कल्पना वाला, तो प्रश्न आ भी सकता है कि कल्पना का विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शेषावस्था में, 2 नंबर है बाल्यावस्था में, 3 नंबर है किशोरावस्था में और 4 नंबर है उपरोक्त सभी में। जल्दी से बताएं कि कल्पना का विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कल्पना का विकास किस अवस्था में तीव्र गति से होता है? बाल्यावस्था के अंदर होता है। उसके बाद में आपके सामने 28 नंबर प्रश्न है कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है शेषावस्था में, 2 नंबर है बाल्यावस्था में, 3 नंबर है किशोरावस्था में और 4 नंबर उपरोक्त सभी में। जल्दी से बताएं कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल्यावस्था के अंदर बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है। उसके बाद में आपके सामने 29 नंबर प्रश्न है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल, 2 नंबर है वंशानुक्रम का फल, 3 नंबर है वातावरण का फल, 4 नंबर है वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल। जल्दी से बताएं कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है मानव का व्यवहार की जो विशेषता है प्रत्येक, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 30 नंबर प्रश्न की प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। किसमें निहित है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अनुकूलन में, 2 नंबर है प्रेरक पेशी विकास में, 3 नंबर है समस्या समाधान में और 4 नंबर है विचारात्मक प्रक्रिया में। जल्दी से बताएं कि प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो ये क्रियाएं सभी क्रियाएं किस में अंतर्निहित है? आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्रियाएं विचारात्मक प्रक्रिया के अधीन अंतर्निहित है। उसके बाद में आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है कि सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? आपके सामने पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ता, 2 नंबर है आंतरिक व्यवस्था, 3 नंबर है प्रेरक और 4 नंबर है शिक्षक। जल्दी से बताएं सभी साथी कि सीखने की परिघटना में कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सीखने की परिघटना में शिक्षक एक आवश्यक घटक नहीं है। उसके बाद में आपके सामने 32 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, 2 नंबर है वाटसन, 3 नंबर है मैकडूगल और 4 नंबर है हरलॉक। जल्दी से बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि संवेग जो होते हैं व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निर्देशित या निश्चित करते हैं। तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 33 नंबर प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि होती है। कितनी
होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है 7 से 15 दिन, 2 नंबर ऑप्शन है 15 से 20 दिन, 3 नंबर है 30 दिन और 4 नंबर है 90 दिन। जल्दी से बताएं सभी साथी कि जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसकी अवधि कितनी होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि कितनी होती है? 7 से लेकर 15 दिन की होती है। उसके बाद में आपके सामने 34 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की किस निबंध से होता है या होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सभ्यता और प्रकृति, 2 नंबर है मानव सत्य, 3 नंबर है स्वराज साधन, 4 नंबर है गीतांजलि। जल्दी से बताइए सभी साथी कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रकृति के निबंध से होता है। उसके बाद में आपके सामने 35 नंबर प्रश्न है कि क्रियात्मक अनुसंधान में कार्यकर्ता किस विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक विधि से, 2 नंबर है व्याख्यान विधि से, 3 नंबर है तार्किक विधि से और 4 नंबर है उपरोक्त सभी विधि से। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि से क्या करता है? कार्यकर्ता अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन और सुधार और मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद में आपके सामने 36 नंबर प्रश्न है कि वाटसन ने अपने 11 वर्षीय बेटे का नाम था अल्बर्ट, बेटे पर जो प्रयोग किए थे वह अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित प्रयोग थे? आपके सामने पहला ऑप्शन है सूझ के सिद्धांत से, 2 नंबर है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से, 3 नंबर है अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से और 4 नंबर है पुनर्वलन के सिद्धांत से। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वाटसन ने अपने बेटे पर जो प्रयोग किए थे वो अनुकूलित अनुक्रिया के अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। तो आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 37 नंबर प्रश्न है कि यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति होगी। आपके सामने पहला ऑप्शन है आत्महीनता, 2 नंबर है आत्म गौरव, 3 नंबर ऑप्शन है काम और 4 नंबर है सामूहिकता। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि श्रेष्ठता की भावना संवेग है तो मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी? आत्म गौरव होगी। उसके बाद में आपके सामने 38 नंबर प्रश्न है कि राजू को अपनी कक्षा में अकेले बैठना पसंद है, उसे अपने मित्रों में बैठने पर परेशानी होती है, तो राजू में किस मूल प्रवृत्ति का अभाव है? आपके सामने पहला ऑप्शन है पलायन, 2 नंबर है निवृत्ति, 3 नंबर है सामूहिकता और 4 नंबर है जिज्ञासा। जल्दी से बताएं कि राजू को अपनी कक्षा में अकेला बैठना पसंद है, उसे अपने मित्रों में बैठने पर परेशानी होती है, तो राजू किस मूल प्रवृत्ति का अभाव है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजू में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति का अभाव है, जिस कारण वह अपने मित्रों में बैठने पर उसे परेशानी होती है। उसके बाद में आपके सामने 39 नंबर प्रश्न है कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम है वह पिछड़ा बालक है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है सीरियल वर्ट का, 2 नंबर है बीएफ स्किनर का, 3 नंबर है गाल्टन का और 4 नंबर है केटल का। जल्दी से बताएं सभी साथी कि जिस बालक की बुद्धि लब्धि 85 से कम है वह पिछड़ा बालक है, यह कथन किसका है? तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यह कथन सीरियल वर्ट का है, तो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, बहुत ही उपयोगी है? आपके सामने पहला ऑप्शन है आयुर्वेदिक विधि, 2 नंबर है प्रोजेक्ट विधि, 3 नंबर है मोंटेसरी विधि और 4 नंबर है डाल्टन विधि। जल्दी से बताएं सभी साथी, निम्न में से कौन सी विधि मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है? तो इसके अंदर आपके सामने 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मोंटेसरी विधि है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उसके बाद में आपके सामने 41 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि 6 माह की आयु में
बालक के चेहरे को देखकर भय और क्रोध के संवेग में अंतर किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। पहला ऑप्शन है हरलोक ने, 2 नंबर है रोस ने, 3 नंबर है टेलर ने और 4 नंबर है विरजेज ने। जल्दी से बताएं सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हरलोक ने यह कहा है कि 6 माह की आयु में बालक के चेहरे को देखकर भय और क्रोध के संवेग में अंतर किया जा सकता है। उसके बाद में आपके सामने 42 नंबर प्रश्न की वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं। वुडवर्थ ने चिंतन के कितने तत्व बताए हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है 3, 2 नंबर है 2, 3 नंबर है 6 और 4 नंबर है 5। जल्दी से बता दो सभी साथी। तो वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 43 नंबर प्रश्न है कि ध्यान को आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्यान को आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है उद्दीपन की तीव्रता की, 2 नंबर है उद्दीपन की उपादेयता की, 3 नंबर है उद्दीपन की विश्वसनीयता की और 4 नंबर है उद्दीपन की सक्रियता की। जल्दी से बताएं कि ध्यान को आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान को आकर्षित करने में उद्दीपन की तीव्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है या प्रमुख भूमिका होती है। उसके बाद में आपके सामने 44 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व पर पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करता है। आपके सामने पहला ऑप्शन है हेडफील्ड ने, 2 नंबर है स्पीयरमैन ने, 3 नंबर है अल्बर्ट बंडूरा ने और 4 नंबर है नन्न ने। जल्दी से बताएं सभी साथी कि किसने कहा है कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व पर संपूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करता है। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह किसने कहा है, हेडफील्ड ने कहा है। उसके बाद में आपके सामने 45 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। आपके सामने पहला ऑप्शन है संवेदी पेशीय अवस्था बराबर में दे रखा है जन्म से 2 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन है स्वार्थी व सब केंद्रित अवस्था बराबर में दे रखा है जन्म से 4 वर्ष। 3 नंबर आपके सामने ऑप्शन है नकारात्मक अवस्था बराबर में दे रखा है 11 से 13 वर्ष। 4 नंबर ऑप्शन है आपके सामने पठार या विश्राम की अवस्था बराबर में दे रखा है जन्म से 10 दिन। जल्दी से बताएं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो स्वार्थी व सब केंद्रित अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, तो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप ध्यान में रखना संवेदी पेशीय अवस्था की अवधि कितनी होती है, जन्म से 2 वर्ष की होती है। नकारात्मक अवस्था जो होती है वो 11 से 13 वर्ष की होती है उसकी अवधि। उसके बाद में पठार या विश्राम की अवस्था कितनी होती है, जन्म से 10 दिन तक होती है। उसके बाद में आपके सामने 46 नंबर प्रश्न है कि कोल सैनिक के अनुसार मध्य बाल्यकाल की अवधि होती है। आपके सामने पहला ऑप्शन है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, 2 नंबर ऑप्शन है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक, 3 नंबर ऑप्शन है 9 वर्ष से 12 वर्ष तक और 4 नंबर ऑप्शन है 12 से 14 वर्ष तक। जल्दी से बताएं सभी साथी कि कोल सैनिक के अनुसार मध्य बाल्यकाल की अवधि होती है, कितनी होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कोल सैनिक के अनुसार मध्य बाल्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक होती है। उसके बाद में आपके सामने 47 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 का सबसे प्रमुख सूत्र है शिक्षा बिना बोझ के, यह कब अस्तित्व में आया था। आपके सामने पहला ऑप्शन है 1993 में, 2 नंबर है 1994 में, 3 नंबर है 1995 में और 4 नंबर है 2005 में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। ध्यान में रखना कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है, शिक्षा बिना बोझ के। तो यह कब अस्तित्व में आया था, तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1993 के अंदर यह अस्तित्व में आया था। उसके बाद में आपके सामने 48 नंबर प्रश्न है कि यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे। आपके सामने पहला ऑप्शन है 38, 2 नंबर है 40, 3 नंबर है
39 और 4 नंबर है 29। जल्दी से बता दो सभी साथी कि यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यशपाल शर्मा समिति में कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। आपके सामने 49 नंबर प्रश्न कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? आपके सामने पहला ऑप्शन है वाटसन का, 2 नंबर है लेविन का, 3 नंबर है बोरिंग का और 4 नंबर है केटल का। जल्दी से बता दो सभी साथी कि हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा क्या है? व्यक्तित्व है, यह कथन किसका है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो सभी साथी। तो इसके अंदर आपके सामने 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है, यह कथन वाटसन का है। उसके बाद में आपके सामने 50 नंबर प्रश्न है कि व्यक्तित्व शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? व्यक्तित्व शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? आपके सामने पहला ऑप्शन है आल्पोर्ट ने, 2 नंबर है वैलेंटाइन ने, 3 नंबर है बोरिंग ने और 4 नंबर है एडलर ने। जल्दी से बताइए सभी साथी कि व्यक्तित्व शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहला है आल्पोर्ट ने, 2 नंबर है वैलेंटाइन ने, 3 नंबर है बोरिंग ने और 4 नंबर है एडलर ने। तो इसके अंदर आपके सामने 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यक्तित्व शब्द सर्वप्रथम एडलर ने दिया था। तो ये थे आज के इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा तो आपको यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जिन साथियों ने इस वीडियो को अंत तक देखा उनको धन्यवाद। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके 50 में से कितने सही हुए। और सभी साथी लाइव टेस्ट के अंदर रोजाना भाग लें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। तो धन्यवाद सभी साथियों को। शुभ रात्रि। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।